हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक किया हुआ है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंड बैठे हुए हैं जिनके लिए अगर मैं पोस्ट गिनना चालू करूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन इन्होंने क्रैक किया हुआ है तो टाइम कम पड़ जाएगा। आज हमारे साथ हैं श्याम वस्त्रकार जी। सर कैसे हैं? सर अभी करेंटली फूड इंस्पेक्टर हैं और आज आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस की जानकारी मिलने वाली है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, फूड इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या इसमें किया जाता है, क्या रोल रहता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्याम वस्त्रकार है और मैं कोरबा का रहने वाला हूँ। ओके। और फूड इंस्पेक्टर कितना टाइम हो गया आपको? फूड इंस्पेक्टर का जर्नी मेरा 10 साल हो गया। 10 साल ऑलमोस्ट। हाँ। बहुत कुछ जानना है आपसे, हर एक चीज़। पहली बात तो आपने कौन कौन से टोटल आप बता दीजिए, क्योंकि मैं शायद मिस कर जाऊं। आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किया हुआ है, कौन कौन से एग्जामिनेशन क्रैक किए हुए हैं। मैं 2007 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद जिंदल स्टील रायगढ़, JSPL रायगढ़, उसमें एज ए JAT अपॉइंट हुआ था। 2 साल रायगढ़ में रहा। उसके बाद मैं इंडियन कोस्ट गार्ड 2009 से 11 वहाँ रहा। उसके बाद फिर वापस आने के बाद मैं फूड इंस्पेक्टर ज्वाइन किया 2013 में। और देन उसके बाद फिर CSEB JE में सिलेक्शन हुआ और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में हुआ। हाँ, तो ऑलमोस्ट आपने वो सारे एग्जामिनेशन दिए हैं जो आजकल के स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि यार इस पोजीशन पे हो जाए। हाँ, ये मिल जाए। हाँ, सब कुछ सब कुछ जानेंगे कैसे कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है। और आप अपने इतने बिजी लाइफस्टाइल के साथ साथ आप कैसे पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई भी करने के लिए बोला जाता है तब भी नहीं हो पाता है। और आप अपना जॉब करते हुए इसको एग्जामिनेशंस को क्रैक करते रहे हैं, तो क्या वो सीक्रेट है, वो सब आप बताइएगा। पर सबसे पहले फूड इंस्पेक्टर, एज अ फूड इंस्पेक्टर आपका क्या लाइफ रहता है, आप क्या क्या करते हैं? देखो, फूड इंस्पेक्टर का जो रोल है देखा जाए तो फील्ड में बहुत बड़ा रोल रहता है। पर्टिकुलर लोगों के लिए राशन से लेकर पेट्रोल, गैस, धान खरीद तक रहता है। तो फूड इंस्पेक्टर लोगों तक जो चावल पहुंचाना है वो फूड इंस्पेक्टर की अहम जिम्मेदारी रहती है। बहुत बड़ा रोल रहता है। फील्ड से बहुत सारी शिकायतें आती है कि चावल नहीं मिला, राशन दुकान संचालक खा लिए, या जो परिवहन करता है चावल को ले जाता है बीच में गड़बड़ी कर देता है। ये सबको रोकना रहता है। अवैध रूप से जो गैस सिलेंडर है कमर्शियल यूज ना करके डोमेस्टिक, चूँकि वो अवैध रहता है, इलीगल रहता है, उसको भी रोकना रहता है। अवैध रूप से केरोसिन का भी कहीं कहीं यूज़ होता है, उसको भी कंट्रोल करना रहता है। आप देखे होंगे पेट्रोल तो आप डलवाते होंगे या डीजल, उसकी भी क्वालिटी चेक करनी रहती है कि इसमें कई दूसरे केरोसिन वगैरह थोड़ी मिलाया है उसको, क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा उससे। उसको भी कंट्रोल करना रहता है। और शासन जो धान खरीदी करती है किसानों का, उसका मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना रहता है। ये फूड इंस्पेक्टर का माने अब बहुत बड़ा एक सेक्टर हो जाता है फील्ड में। बहुत डाइवर्स है, आपको कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक साथ। ये सबको मॉनिटरिंग कंट्रोल करने के साथ साथ जो कंप्लेंट्स है उसका निराकरण करना है, सभी विभागों से समन्वय बनाना है। तो फील्ड में तो एक ही इंस्पेक्टर रहता है, उसके पास तो कोई अमला रहता नहीं है। एक ही वो सब चीज़ को मैनेज और मेंटेन करेगा। ओके। एक फूड इंस्पेक्टर कितने बड़े एरिया को देखता है, या पूरे छत्तीसगढ़ में कितने फूड इंस्पेक्टर्स होंगे? पूरे छत्तीसगढ़ में 150 से 175 है यहाँ। एक सब डिवीज़न में एक इंस्पेक्टर रहता है, या फिर एक जो विकास खंड है, ब्लॉक है, उसमें एक इंस्पेक्टर रहते हैं।
ओके हाँ। ओके, और उनको फिर ये सारी चीज़ें हाँ, ये देखनी जो पड़ती राशन की दुकानों से लेकर धान उपार्जन केंद्रों का, राइस मिल का, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ये सब उसके एक सब डिवीजन के अंदर में रह के वो मॉनिटरिंग कंट्रोल करता है। है। ओके। कहीं अनियमितता या कोई गड़बड़ी ना करे, लोगों को चावल प्रॉपर मिलता रहे, ये सब देख रेख सब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये आपका ऐसा सुन के बड़ा डेंजरस टाइप का लाइफ लग रहा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा ऊपर से देखते होंगे कि हाँ इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, चीज़ें देखेंगे। तो आपके ऐसा तो नहीं रहता है कि आपको भी कुछ गार्ड्स वगैरह लगते हैं या पुलिस की सहायता? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पुलिस की रिक्वायरमेंट रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है, हम लोग एसडीएम सर को या तहसीलदार को इन्फॉर्म करते हैं कि सर यहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वो फिर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है, प्रोवाइड करवाता है। ओके ओके। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं अगर आप एक ऑफिसर बनते हैं? घर, गाड़ी और कामकाज के लिए लोग, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें क्या है, फूड डिपार्टमेंट ऐसा कोई तो माने घर गाड़ी वगैरह बंगला वगैरह नहीं मिलता है ना। सैलरी बेस्ड रहता है, शासन जो सैलरी है। बाकी जो हम लोग जो गाड़ी की व्यवस्थाएं हैं वो डिपार्टमेंट को देता है, और डिपार्टमेंट को जैसा मिलता है तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो मुहैया करा देता है। ये करा। हाँ। ओके। कोई ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करेंगे जिस समय आपको लगा हो कि यार आज मज़ा आ गया करके, आज लगा कि ये जॉब कितनी अच्छी है, किसी का एकदम भला हो गया होगा, या ऐसा आपको उसकी आंखों में दिखा होगा कि यार थैंक यू? हाँ, ये फूड इंस्पेक्टर लोगों को राशन दिलाना और उसके जीवन या जिंदगी का मामला रहता है, भोजन के अधिकार के तहत। तो जो नीडी लोग हैं उसको यदि समय पे चावल मिल जाता है तो एक अच्छा सुकून मिलता है कि भाई उसको टाइम पे चावल मिल गया, उसी से उसका ज़िंदगी चल रहा है। मैंने देखा कोरिया ज़िला में जब पोस्टिंग उधर था तो बिहार माने हेड क्वार्टर से, एक सब डिवीज़न से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर उस पहाड़ी पे जहाँ लोगों को माने परिवहन का साधन भी नहीं था, वहाँ भी हम लोग ट्रैक्टर के माध्यम से या वो बैलगाड़ी रहता है उसके माध्यम से नाला को पार करते हुए वहाँ पहुँच आते थे और फिर उन लोग को राशन दिलवाते थे। और वहाँ क्या है, जंगल में कोई ऐसा साधन नहीं है कि उपज करे और अपना वो करे, सिर्फ डिपेंड इसी पे है। तो हम लोग को एक अच्छा फील होता था कि ठीक है, हम लोग अपने लाइफ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं आज, कि लोगों को शासन द्वारा जो प्रोवाइड चावल है इन लोग को पहुंचाए हैं। तो उसमें एक अच्छा लगता था, अच्छा फीलिंग आती थी। सही, मतलब मुझे गूज़बम्स आ जा रहे हैं उस चीज़ को सोच के, क्योंकि हम अपने जगह पे अपने शहर में रह के लगता है यार इसमें क्या बड़ी बात है, राशन में क्या बड़ी बात है। पर जब आप ऐसे जगह पे देखते हो जहाँ पे पैसा भी काम नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ एक इरादा, एक आपको ना मतलब मेंटली स्ट्रांग होना कि यार इसको बस देना है, हम नहीं जानते। हाँ। उस समय कोई चीज़ काम नहीं आएगी, मतलब आप चाहे पैसा भी रख दो, कोई आदमी आके ला के नहीं दे देगा। हाँ। उस समय सिर्फ ये इरादा कि इसके पास पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। जो इंस्पेक्टर का जो जिम्मेदारी है, देखो हर एक चाहे छोटा काम रहे चाहे बड़ा काम रहे, यदि उस काम को अच्छे से दिल लगा के मन लगा किया जाए तो वो जरूर आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है। एक बात बताइए, अगर आजकल के स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को फाइट करके आते हैं इस पोस्ट पे, तो उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है? आपको क्या लगता है, मतलब किन लोगों को इस पोजीशन को ज्वाइन करना चाहिए? वैसे जिसका फूड इंस्पेक्टर यदि आना चाहता है वो स्वागत है, बढ़िया है, और इसका जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है और उसको बहुत चार्मिंग भरा है, उसको मज़ा भी आएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो जॉब है फील्ड वर्क का है, आपको किसी प्रकार का बंदिश नहीं है, कोई बांध के नहीं रखा है, और ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है। ठीक है, आप फील्ड में हैं, फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब का जैसा गाइड मिलता है, शासन का मार्गदर्शन रहता है, उसके हिसाब से आपको काम, आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा। बस आप टाइमली जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी मांग है, उसको आप फुलफिल करते जाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बहुत। हाँ,
इनिशियली जैसे मैं आपको एक एकदम फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है ना कि वो देखते हैं कि एक जॉब मिल जाए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, तो कैसे किस गेट पे आप लोग शुरू करते हैं, कहाँ तक जाते हैं प्रमोशन होके? ये फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट फूड ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, अपर डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। Okay. तो शासन तो डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो आईएएस के लिए ही रहता है, ओके। है ना। तो एटलीस्ट आप डिप्टी डायरेक्टर या अपर डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, अपर डायरेक्टर। हाँ। कितने सालों में प्रमोशंस होते हैं? कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो हर मैंने 10 साल में प्रमोशन कर देता है। 10 साल फिर 15 साल ऐसा प्रमोशन करता है इसका। प्रमोशन होता रहता है। हाँ। गर्ल्स या बॉयज किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, या दोनों अच्छे नहीं, से दोनों के लिए अच्छा है। देखो, ये जो फूड इंस्पेक्टर है दोनों के लिए सूटेबल है, चाहे बॉयज़ के रहे चाहे गर्ल्स के लिए। ओके। हाँ। Okay. मेरे ख्याल से अभी तो जितने सारे गर्ल्स आ रहे हैं वो तो और अच्छे से कर रहे हैं इसको। वेरी गुड। हाँ। वेरी गुड। जितने भी यहाँ पे गर्ल्स वुमेन देख रही हैं, आप सब लोगों के लिए मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस समय भी ये एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर आके। और अगर किसी को यहाँ पे रहते हुए तैयारी करनी है तो कितना पॉसिबल है? सबसे अच्छा तो फूड इंस्पेक्टर है। मेरे को नहीं लगता कि और दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसा कर पाएंगे लोग। फूड इंस्पेक्टर के पास अलॉट ऑफ टाइम है, फील्ड में है, ऑफिस में उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑफिस आएगी। और एटलीस्ट वो जितने अभी फूड इंस्पेक्टर राज्य प्रशासनिक सेवा में गए हैं उसमें से मेरे को लगता है 70 to 80% लोग फूड इंस्पेक्टर से स्विच करके राज्य प्रशासनिक सेवा एज अ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट कमांडेंट, ये सब पोस्ट में गए हैं। ये जितने सारे सेकंड क्लास पोस्ट मैक्सिमम फूड इंस्पेक्टर स्विच करके गए हैं। ओके। मतलब टाइम मिल जाता है यहाँ पे करने के लिए। कितना हेक्टिक है जॉब? मतलब माइंड पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि कई ऐसे जॉब होते हैं, आप शायद आपने तो किया भी है तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग में कि यार फिर उसके बाद रात को पढ़ाई नहीं हो पाती। तो क्या ये भी ऐसा जॉब है कि ठीक है चल जाता है? नहीं, फूड इंस्पेक्टर की जॉब तो ऐसा नहीं है। प्रेशर तो खैर सब जगह है। उस प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो, एक प्रशासन से, एक कार्यपालिका या विधायक से या जनप्रतिनिधि से आप कैसे रहते हो, कैसे मैनेज करते हो, है ना। क्योंकि फूड इंस्पेक्टर के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन ये लगता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड में मेरा काम नहीं हो रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि बोल दिया कि ये करना है तो अपने को सिर्फ नियम कानून देख के ही उसको आगे बढ़ाना रहता है ना। लोगों की जैसे मांग है राशन कार्ड बनाना है, तो राशन कार्ड बनाने का जो काम है जनपद में या नगरीय निकाय में होता है ना। उस एक्ट में उसी को अधिकृत किया है। पात्रता का निर्धारण जनपद और नगरीय निकाय करते हैं। उसमें हम लोग से राय पूछा जाता है कि मॉनिटरिंग करने के लिए कि इस कंडिका के तहत आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो केसेस आते हैं राशन कार्ड के आते हैं। ओके। हाँ, राशन कार्ड के आते हैं कि बनवा दीजिए या इसमें। कैसे आपने सोचा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करें? पहले तो आप अपना थोड़ा लाइफ बताइए कि जब आप कोस्ट गार्ड में थे वहाँ पर कैसा आपका लाइफ रहा करता था, क्या क्या चीज़ें आप देखा करते थे? क्योंकि वो एक पूरी डिफरेंट दुनिया ना, मतलब आप समंदर में हैं, आप हर समय सिर्फ पानी में, लोग कम है पानी ज़्यादा है, और यहाँ पर अब आने के बाद लोग ज़्यादा हो गए हैं, है ना। हम लोग तो पूरे एक लॉक्ड एरिया में है ना, छत्तीसगढ़ बीच में पूरा लैंड लॉक्ड एरिया में है, तो ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को पता नहीं चलती। ये चेंज आपने देखा, वहाँ पर की लाइफ आपकी कैसी थी? वहाँ का भी लाइफ, तो डिफेंस की लाइफ तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत डिफरेंट। क्योंकि वहाँ पर आप कैसे सिलेक्ट हुए थे? सॉरी बीच में काट रहा हूँ। हाँ, वहाँ का सिलेक्शन एक DADH करके होता है, डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर करके, टेक्निकल कैडर में। वहाँ हम लोग को पहले फॉर्म भरे थे, हम लोग को नागपुर बुलाया गया था। वहाँ भी रिटर्न एग्ज़ाम हुआ 100 क्वेश्चन का। उसमें मेरा रैंक दूसरा नंबर में था। वेरी गुड। हाँ,
उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का ऑफिसर वहाँ आए, मेरे फिर इंटरव्यू लिया। रिटर्न पास करने के बाद मे बी 150 या 200 कैंडिडेट वहाँ थे। APS करके सेंटर है, आर्मी पोस्टल सर्विस, जो कि पूरे भारतवर्ष में जो पोस्टल सर्विस देता है वो आर्मी कैडर का ही रहता है। तो उस बेस कैंप पे हम लोग को बुलाया गया था और फिर रिटर्न टेस्ट हुआ, रिटर्न में पास किए। रिटर्न पास करने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ। तो नेवल ऑफिसर मेरे से पूछा कि समुद्र देखे हो क्या? बोला। तो मैं बोला समुद्र नहीं देखा हूँ सर। यदि आपको समुद्र में हम भेज देते हैं तो आप कैसा फील करोगे? तो मेरा एक ही उत्तर था कि सर मैं तो समुद्र देखा नहीं हूँ, बट देख के महसूस किया हूँ, है ना। तो जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ सेम वहाँ भी फील करूँगा, क्योंकि मैं समुद्र देखा नहीं हूँ सर। ठीक है। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ, प्री मेडिकल टेस्ट। फाइनली फिर उस समय टेलीग्राम चलती थी, BSNL के थ्रू टेलीग्राम में आया कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया है, आप रिपोर्टिंग करने हैं मुंबई। फिर जाके रिपोर्टिंग किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। फिर हम लोग को भेजा गया INS चिल्का, इंडियन नेवल शिप चिल्का। उसमें जितनी सेलर्स है 2 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है। बेसिक ट्रेनिंग में तो ऐसा है कि एक नेवल पर्सन की जो लाइफ है वहीं से बदल जाती है। सिविलियन टू आप डिफेंस ज्वाइन किए, क्योंकि आपकी एक एक खून में, एक एक रोम रोम में डिफेंस की लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है आपको। आपकी खून खून में सिर्फ नेवी के सिवा कोई दूसरा होना नहीं चाहिए। तो ऐसा वहाँ सिखाया जाता था। हमारे सीनियर भी रहते थे वहाँ। और चूँकि ट्रेनिंग सेंटर में तो ऐसा है कि 1 फॉर ऑल फॉर 1। यदि हम लोग डिफरेंट स्टेट से सब गए थे, कोई नॉर्थ ईस्ट थे, कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, तो वहाँ का जो डाइवर्सिटी है एक माहौल अच्छा लगता था। क्योंकि अगरतला, मणिपुर, असम के लोग आ गए, तमिलनाडु और केरल के लोग आए, तो मलयाली बोलते थे उन लोग। तो क्या है, रीजनल लैंग्वेज उन लोगों को ज़्यादा चलता था। तो और हम लोग तो खैर छत्तीसगढ़ थे, MP के थे, राजस्थान के लोग भी थे। तो जब आपस में मिलते थे तो सब अलग अलग जो बोलते थे, उसमें एक अच्छा फील आता था कि हम लोग देखो नेशन के लिए करने के लिए आए हैं। तो वहाँ बेसिक ट्रेनिंग हुआ। बेसिक ट्रेनिंग बाद फिर हम लोग को वहाँ से INS शिवाजी भेज दिया। वहाँ से मैकेनिकल का ट्रेनिंग किए, डैमेज कंट्रोल एंड फायर फाइटिंग का। डैमेज कंट्रोल फायर फाइटिंग होने के बाद शिप में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मुंबई। मुंबई में जब भेजा तो फर्स्ट टाइम तो हम लोग शिप देखे कि 120 मीटर, 150 मीटर लेंथ था उसका, 100 मीटर पूरा वेपन से भरा हुआ था। क्योंकि अब देखो इस अर्थ में 28% तो लैंड है, बाकी पानी है। लाइफ में देखें थे समुद्र कैसा। अच्छा, उसमें क्या है कि वेव्स बहुत जनरेट होते हैं, वो शिप हिलता डुलता रहता है। वहाँ अब चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था तो हमारे को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही देखना था वहाँ। मोटर, जनरेटर, रडार, सोनार, ये सब इलेक्ट्रिकल जहाँ सिग्नल जाती है वहाँ हम लोग वहाँ पहुँचते थे। तो हमारे अंडर में और 4 लोग रहते थे। उसके ऊपर असिस्टेंट कमांडेंट जो इलेक्ट्रिकल का है, डिप्टी कमांडेंट, वो सब रहते थे। तो हम लोग वहाँ देखे। अब चूंकि मैं जिंदल स्टील में था तो मेरे को सब पता था कि इंडस्ट्री में क्या चलती है, क्या होता है। तो जिंदल से 2 साल का अनुभव तो वहाँ और हम लोग अच्छा किए, बढ़िया किए। सब सिस्टम पूरा ऑटोमेशन यहाँ सीख के हम ऑलरेडी गए हुए थे। तो हम लोग उतना ज़्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। फिर एक बार सेलिंग के लिए कमांडिंग ऑफिसर बोले, एक्चुअल में डिफेंस पे क्या होता है कि सिग्नल आता है, एक रूट चार्ट बनता है कि इस नंबर का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, माने मुंबई से ओखा किलो हम निकल गए। तो हम लोग को निकलने में करीब 7 दिन लगा। मुंबई से ओखा गुजरात है,
जहाँ द्वारका धाम है। तो वहाँ गए, द्वारका धाम देखिए, गाड़ी गाड़ी दिख रही है, इसमें कहाँ गए भाई हम लोग, तो लगे तो एक धाम तो यहीं पहुँच गए हैं। तो ऐसा सी की लाइफ अच्छी है, चैलेंजिंग भरा लाइफ है डिफेंस का, क्योंकि जो भी आदमी करता है नेशन के लिए करता है। आप लोगों की जान बचाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, रेस्क्यू करते थे लोगों का जहाँ स्टॉर्म आता था। बाकी एक नेवल पर्सन को दो चीज़ से बचना रहता था, एक स्टॉर्म से, एक फायर से। अच्छा। क्योंकि इंजन का इतना पावरफुल रहता है कि इंजन का जो टेम्परेचर है 40 या 45 डिग्री तक चला जाता है। तो बेसिकली शिप में आग लगने की चांसेस रहती है। बाकी पूरे जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब लगे रहते हैं, दो चीज़ से मेन बचना रहता था। चैलेंजिंग भरा लाइफ था वहाँ, बढ़िया था। बढ़िया था। फिर यहाँ पर आप फिर क्या सोच के आप यहाँ पर आ गए कि अब ये नहीं करना है? वहाँ क्या है, सी लाइफ मेरी थी वहाँ, मेरे को सी सिकनेस का प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर ने डायरेक्ट पढ़ती थी तो उसमें वोमिटिंग वगैरह होता था मेरे को। तो इसीलिए उसको फिर मेरे को रिजाइन देना पड़ा, और रिजाइन दे के फिर आना पड़ा मेरे को। फिर यहाँ पर आ गए। हाँ। ओके। फिर यहाँ पर एकदम ही डिफरेंट लाइफस्टाइल यहाँ पे। हाँ, चूँकि हम लोग पहले से तैयारी करते थे प्रशासन के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए, तो इसी कड़ी में मेरे को एक अवसर मिल गया फूड इंस्पेक्टर का। फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन हो गया, फिर मैं इसमें आ गया। ओके। कैसा था वो एग्ज़ाम? इस एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई लोग मतलब डाउट में रहते हैं कि कैसे व्यापम के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जाता है। तो क्या क्या सब्जेक्ट आया था उस समय, और ऑब्जेक्टिव था कि रिटन भी था, इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें बताइए। हाँ, 2013 में जो फूड इंस्पेक्टर का हम लोग एग्ज़ाम दिए तो 200 क्वेश्चन थे उसमें। मैथ्स, साइंस, जीके और छत्तीसगढ़, हिस्ट्री, ऐसे जो पीएससी के जितनी सिलेबस बेस्ड है सब उसमें समाहित रहता है। वैकल्पिक था, वैकल्पिक, तो ऐसा करके पूरा कंबाइन करके दिया रहता था। हाँ, उसमें मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चंस में मेरे को मिला था 146। ओके। 146 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 146 अटेम्प्ट में मे बी 139 क्वेश्चन करेक्ट था। ओके। हाँ। फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन, कुछ मेंस इंटरव्यू यहाँ पे? हाँ, यहाँ मेंस इंटरव्यू, कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था फिर। ओके। फिर इसके साथ साथ आपने CSEB JEE का भी दिलाया, वो तो प्योर टेक्निकल था, उसको भी आपने क्रैक कर लिया? हाँ, चूँकि मैं जिंदल स्टील में था, तो मैं आपको पहले मेरा बैकग्राउंड तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो 2007 के बाद ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हुआ जिंदल स्टील पावर लिमिटेड का, JSPL का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। टेक्निकल, उस समय टेक्निकल हम लोग भी बहुत पढ़ते थे। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ भी मेरा चौथा या पांचवा रैंक था, पांचवा रैंक था। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरे को ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा वो, है ना। तो चूँकि हम फ्रेशर थे ऑलरेडी, बोले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं? बोले हाँ, ट्रांसफार्मर के बारे में पता है। फिर ट्रांसफार्मर का डायग्राम वगैरह बनाया, ऑन लोड नो लोड क्या हुआ, फिर उसको लग गया कि ठीक, गुड। उसके बाद फिर HR का इंटरव्यू हुआ। HR में तो बेसिक चीज़ को पूछा, वो नाम क्या है, फादर क्या करते हैं, बताया कि मेरे फादर PhD डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो यहाँ अब पूछा कि जॉब कर लो करके, हाँ मेरी ज़रूरत है, मैं इसीलिए आया हूँ और कर लूँगा बोला। उसी समय से मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, और CSEB JEE 2014 मेरा सिलेक्शन हुआ। चूँकि मेरे को प्रशासन में ये फूड इंस्पेक्टर का जो जॉब मेरे को अच्छा लग गया था, भा भी गया था, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक के लिए काम करना एक अच्छा फील होता था, इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं किया।
CSCB JEE को। फिर बाद में और मेरे पास एक कॉल लेटर आया हॉस्टल सुपरटेंडेंट, उसको भी मैं ज्वाइन नहीं किया। और अभी भी तैयारी चल रहा है राज्य प्रशासनिक सेवा का। यदि मेरे को और अच्छा अवसर मिलेगा तो मैं और अच्छा बढ़िया करूँगा। इतनी सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हैं? मतलब दिन में आप कैसे टाइम निकालते हैं, और स्टूडेंट्स को कैसे टाइम निकालना चाहिए अपने सारे बिजी शेड्यूल के साथ? कई तो ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, ये दो चीज़ है। एक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे रहता है। 24 घंटे में आपका खाना है, नहाना है और बाकी ड्यूटी भी देखनी है आपको। तो टाइम को आप मान लो यदि कोई तैयारी कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिए कि मेरे को सुबह या शाम या दोनों टाइम, यदि आपको जब भी समय मिले उस समय में देख लो, आप स्टडी कर लो बुक को, क्योंकि आपको जिस पर्पस से ले जा रहे हो आप, तो फोकस तो वही रहता है। तो मेरे ख्याल से तो पर डे स्टडी करनी चाहिए 1 घंटा। अपने लाइफ में 1 घंटा आप स्टडी कर लिए तो अच्छा है। वो भी आप स्टडी ऐसा करना है, क्वालिटी ऑफ स्टडी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा देना है तो बस बैठे, मन कहीं दूसरी जगह है और बुक यहाँ पड़ा हुआ है और किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, वो आपका काम नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्वालिटी ऑफ स्टडी करना है, उसमें आपको डूब जाना है, उसमें मज़ा लेना है, आनंद लेना है, तब फिर वो जाके कारगर होगा। और टाइम मैनेजमेंट मेन है कि आप कैसे टाइम को चुराते हो, कैसे अपने आप को वहाँ से व्यस्त भरी ज़िंदगी से आप, आजकल तो मोबाइल और डिजिटल ज़माना है, तो लोग तो मैक्सिमम देखा तो ऑन एवरेज देखा जाए तो, मैं तो खुद मोबाइल चलाता हूँ तो 4 घंटा 5 घंटा ये डिजिटल ड्वेलिंग में जो ऐप में दिखता है कि आप मोबाइल को कितना यूज़ किए। तो ये मोबाइल से आप जितना दूरी बनाओगे ना, वो उतना अच्छा है। जितना आप दूरी बनाएंगे उतना अच्छा है। ऐसा आप शेड्यूल करो जिससे कि मेरे को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम देनी है, और तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि आमतौर पे बच्चों का ऐसा रहता है कि बस यार एक बार नौकरी लगे फिर ये पढ़ाई से छूटे, हमारा पीछा छूटे, है ना। पर जहाँ पर आप हैं कि मतलब 10-15 साल से आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और अभी भी ये डिटर्मिनेशन है कि आप PSC क्रैक करेंगे और एक अच्छे पद पे जाएंगे, ये कैसे आपको मतलब मोटिवेट करता है? क्योंकि आपका एक शब्द ना शायद किसी की ज़िंदगी बदल दे। वो क्या है आपके अंदर कि आपको अभी भी लगता है कि नहीं आप पढ़ेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है? और बाकी लोगों का ऐसा रहता है कि यार बस एक बार पेपर निकल जाए फिर ये कॉपी पुस्तक को तो दूर कर देंगे अपने से। हाँ, क्या है कि यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, सर्विस आपकी लग जाती है, तब भी आपको पढ़नी पड़ेगा, क्योंकि आपको उस एक्ट, नियम और उस संविधान के हिसाब से काम करना है। अपने मन से आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको, जैसे आप कंपटीशन के लिए आप GS हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, वैसी सेम लाइक दिस आपको उस एक्ट को आपका स्टडी करना है। जैसे फूड इंस्पेक्टर में आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसके अंडर जितने काम होते हैं, क्या हम राशन कार्ड बनाते हैं, क्या वो एक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। आवश्यक फूड इंस्पेक्टर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 1 अप्रैल 1955 से इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एक एक्ट बनाया था। इसके अंडर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ये दोनों एक्ट के तहत राशन कार्ड और इसके अंडर जितने कंट्रोल ऑर्डर हैं, छत्तीसगढ़ PDS कंट्रोल ऑर्डर 2016, ये सब उसी कंट्रोल ऑर्डर पर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का काम होता है।
Okay. तो हम लोग बेसिकली जो फूड इंस्पेक्टर जो करता है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ही करता है। तो उसके हर बारे एक में आपको एक्टिविटी, पता रहना चाहिए। हाँ, जो शासन के जो गाइडलाइन या कंट्रोल ऑर्डर आएगा उसी एक्ट को रिफरेंस देते हुए उसी एक्ट में जो भी आर्टिकल्स है, जो भी बिंदु है, जो कंडिका है, उस पे काम करता है। सेम लाइक दिस, आप राइस मिल को हम कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन नियम 2016 लेके आया था। उसके तहत हम लोग राइस मिल से एग्रीमेंट करते हैं और राइस मिल से एग्रीमेंट करने के बाद वहाँ चावल डिपॉजिट होता है शासन को। गैस के लिए एलपीजी प्रदाय और वितरण अधिनियम 2000, जिसमें एलपीजी गैस का सप्लाईज है और उसका रेगुलेशन, उस पर मॉनिटरिंग गैस के लिए करते हैं। हम लोग पेट्रोल पंप के लिए हम लाइसेंस जारी करते हैं 1989 के तहत। वो कलेक्टर साहब को पावर रहता है, वो लाइसेंस अथॉरिटी रहता है, इसलिए क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए इट इज़ एक्सप्लोजिव आइटम, तो वो सही मापदंड में है कि नहीं, क्योंकि पेट्रोल, गैस, केरोसिन ये सेंट्रल का है। सेंट्रल का है तो कंट्रोल तो स्टेट को करना पड़ेगा, तो कंट्रोल स्टेट करता है, इसीलिए वो लाइसेंस जारी करता है। बिना लाइसेंस के कोई भी आदमी इसको खोल नहीं सकता। ओके। ये जो हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, कैफ़ेज़ ओपन होते हैं, उसमें जो लाइसेंस वगैरह मिलता है या वहाँ पर का जो फूड रेगुलेशन रहता है वो भी फूड इंस्पेक्टर ही देखता है कि और कोई डिपार्टमेंट? नहीं, इसको फूड इंस्पेक्टर नहीं देखता, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, वो उसको देखता है। खाने की क्वालिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग, फूड प्रोडक्ट लेबलिंग, पैकेजिंग और साफ सफाई, ये जितने सारे हैं ये सभी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, वो मैनेज करता है उसको। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो उसके लिए अलग different। से सिलेक्शन होता है उसको अलग, हाँ, व्यापम थ्रू एफएसओ का एक पद होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ओके, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। वो पोस्ट उसको वो सब दिखता है। होटल है, कैफे है, जो भी ईटेबल आइटम है, हाँ, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। बाकी इस हिसाब से मतलब जो एक फूड इंस्पेक्टर रहता है उनका डोमेन बहुत बड़ा है, मतलब वो एक्सप्लोसिव आइटम्स भी देखते हैं, इधर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम, और जन प्रतिनिधि लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आप लोगों का कि आप एक एक उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, कई बार मतलब ऐसा है कि फ़ोन लगा देते हैं, यहाँ कंप्लेन कर देते हैं, वो सब आप लोगों को देखना पड़ता है। बस फूड इंस्पेक्टर, हाँ, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो फ़ोन लगाता है, तो करना ही पड़ता है उसको, क्योंकि उस पर पूरे पब्लिक का मैंडेट रहता है और कहीं ना कहीं ये वो सारे पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो भी उसके मांग है या शिकायत है उस पर तत्काल हम लोग एक्शन लेते हैं। ओके, फाइनल हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं अपने इस इंटरव्यू के। एक फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ आप अपने साथ हमेशा रखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ताकि आप भी अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत मदद करेगा। देखो, क्या है कि ज़िंदगी एक यात्रा है, लाइफ इज़ जर्नी, और हम लोग उसके माध्यम हैं। यदि आपने जो सोचे हो कि मेरे को ये चीज़ लगता है, उसको सिर्फ दिल और मन से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लो। मेरे को लगता है कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को पाने के लिए आपका मन, दिल उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिक वो उस रास्ते में आपको ले जाएगा। बहुत सारे जो सक्सेसर हैं वो मेहनत के बारे में बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जो आप करो दिल से और मन से करो। और बाकी जो रीडिंग का स्टाइल है, कैसा है आपका, कितना समय उठने का, जगने का जो रूटीन है, उस पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन जो भी आप करो अच्छे से करो,
और ज़रूर आपका जो सक्सेस है आपके कदम चूमेगी। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उस सक्सेस पे आपका पूरा हकदार रहेगा। और उस सक्सेस पे आपको एक अच्छा फीलिंग देगी। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप ना जो भी चीज़ आप बोले ना वो सब एक्सपीरियंस के थ्रू बोले। जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनका एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है, वो बस एक एग्ज़ाम अभी क्रैक करके आए रहते हैं, उनको चीज़ें नहीं पता रहती कहाँ पर क्या होता है, पर आपने जो भी बताया ना वो एक एक्सपीरियंस के साथ बताया, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे एक प्रथा है कि हम एक नेक्स्ट टॉपर को आप टैग करते हैं या नेक्स्ट ऑफिसर को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कोई है आपके ऐसे ध्यान में जिनको आप बोलेंगे कि आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए? हाँ, मैं एक सर को मैं रिफ़र करूँगा, है ना, और उसको मैं बुलाऊँगा मैं। बिल्कुल, क्या नाम है उनका? हाँ, अ, एक सर है, रवि राही सर है। डिप्टी कलेक्टर 2017 में सिलेक्शन हुआ था। ओके अभी भी जसपुर में वो एसडीएम है ओके है ना। यही बिलासपुर में है, उसका घर है, बद्धनगरी चौक में रहता है। जी जी उसको हम बुलाएंगे यहाँ, जी समय मांगेंगे उससे। जी। और ही इज़ यंग पर्सन। वो मेरे ख्याल से 23 या 25 ईयर्स में उसका सिलेक्शन हो गया था। वो फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ में ही सिलेक्शन हुआ था, बट ज्वाइन नहीं किया वो। हाँ, वो बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किए थे। अभी एसडीएम है वो, रवि राही सर। जी सर, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है ताकि आप भी यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आज आपका मैंने संडे थोड़ा ख़राब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक पर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने कई डिप्टी कलेक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स और डीएसपी का इंटरव्यू लिया हुआ है, और उन सब का कहना ये रहता है कि आपके सपने आपको विजुअलाइज होने चाहिए, आपके सामने होने चाहिए। इसलिए मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए ऑफिशियल गुडीज लॉन्च कर रहा है, जो हर समय आप लोगों को मोटिवेट करेगा, बताएगा कि आपको भी एक ऑफिसर बनना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वीआईपी एम्बेसडर कार और ये अशोक स्तंभ। अगर अभी आप लोगों को चाहिए तो जरूर बुक करें, ताकि आप भी इन्हें पढ़ते वक्त अपने सामने रखेंगे ना, तो हर समय आपको ये मोटिवेट करेगा, बताएगा कि यार आपको भी मेहनत करना है और एक बड़े पद पे जाना है। अभी व्हाट्सएप करें नीचे दिए गए नंबर पे और बुक करें अपना पहला गुडी।